के बारे में जानकारी। शिवांगी मैम, राजू सर थैंक यू स्टार्ट सो करें? मच। सॉरी मैम, राजेंद्र सर स्टार्ट करें? जी सर, शुरू कीजिए सर। प्लीज मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरी पर्सन प्रेजेंट ओवर हियर। दोस्तों, मैं शिवांगी और जैसा मधु सिंह सर ने अभी आप लोगों को बताया और गोला सर के मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला था कि हमें डिस्कस करना है अबाउट मैकेनिज्म्स, राइट? तो मधु सर, एनी स्पेशल एम्फोसिस ऑन पर्टिकुलर मैकेनिज्म? मैम स्पेशली किसी जो किसी अपना आरबीएस है, अपना सर्किट ब्रेकर है और पुलअप है, उसके बारे में। राइट, चलिए ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ Ma'am, और please wait few minutes only. ऑल राइट, जब आप कहेंगे देन आई विल स्टार्ट। मैं तब तक बीच में एक बात आप लोगों से जरूर शेयर कर देता हूं, जब तक मैम स्क्रीन शेयर कर रही हैं। मैंने अपने नेटवर्क के कैरियर में पहली बार ऐसा देखा है, जो कि मैं और राजेंद्र सर और आप, हमारे बाकी सभी परिवार इस डाव के, इसको रियलाइज कर चुके होंगे। अगर आपने सुबह 6 बजे बोला है तो 6 बजे भी जूम अवेलेबल है। आपने 9 बजे बोला होगा तो 9 बजे भी जूम अवेलेबल है। आपने कुछ देर पहले बोला तो भी जूम अवेलेबल है। मतलब 24 घंटे में जब भी आप या मैं या कोई भी बोलते हैं, तो हमें इतने बेहतरीन मेंटर और स्पीकर मिले हैं कि ना तो इनके जबान पे है ही नहीं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। प्लीज कैरी ऑन मैम। ऑल राइट सर। सर इफ यू अलाउ मी, अगर आप लोग परमिशन दें, क्योंकि मैं ना यहाँ पर Yes, yes, ma'am. Continue, continue. जी, पर मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, आप लोग अभी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। अब कोई भी अनम्यूट नहीं कर पाएगा अपने आप को, को होस्ट को छोड़कर। और ये डेकोरम रखना जरूरी होता है मीटिंग में, नहीं तो क्या होता है कि गलती से किसी का भी माइक अनम्यूटेड होता है और सफर सारे करते हैं, क्योंकि डिस्टरबेंस का मतलब होता है कि हमारा अटेंशन ब्रेक होगा ही होगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन की ओर सीधा आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम एक चीज को समझ लेते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया में जब हम आते हैं ना, तो दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है इन्फ्लेशन और एक होती है डिफ्लेशन। ये टर्मिनोलॉजी जिसको आप आम भाषा में एक जनरल उसमें समझते हैं, मधु सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं पंपिंग एंड डंपिंग। ये बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, पंपिंग एंड डंपिंग। जनरली प्रोजेक्ट्स जो जितनी भी मार्केट में आते हैं, वो इसी के अंदर ही गेम खेलते हैं, पंप करते हैं और डंप कर देते हैं। प्राइसेस को पहले दिखाया जाता है इतना बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए, तो जो लोग इनिशियल मूवर्स होते हैं, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट लिया किया होता है, वो तो कमा जाते हैं, और जो लास्ट में आते हैं उनके ऊपर डंपिंग का एक ऐसा चलता है। और डंपिंग कौन कब करेगा, कैसे करेगा, इस चीज का आइडिया प्रोजेक्ट में कभी भी नहीं दिया जाता। लेकिन क्रिप्टो डाउ की इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बैलेंस के ऊपर बात करने वाली हूँ, और ये बैलेंस कैसे सस्टेन हो रहा है, इसको कैसे मेंटेन किया जा रहा है, पंपिंग और डंपिंग से इस प्रोजेक्ट को कैसे दूर किया गया है, इस सारे डिस्कशंस के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पंपिंग प्रोजेक्ट के अंदर ना हो, इसके लिए टोकन का फेयर लॉन्चिंग बहुत जरूरी होती है पंपिंग को कंट्रोल करने के लिए। और फेयर लॉन्चिंग कैसे हुई? देखिए, जनरली पंपिंग में क्या होता है कि जो इनिशियली आते हैं, जो हम जनरल सुनते आए हैं, लोग बहुत आते हैं, जितना मर्जी आप टोकन होल्ड कर सकते हैं। आप चाहो आज की डेट में भी आप जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लो, बड़े से बड़ा अमाउंट कर लो और बड़े से बड़े अमाउंट का आप टोकन होल्ड करके रख लो, और उस होल्डिंग को आप जब चाहो आप बेच सकते हो, अगर आपने उसको अपने अकॉर्डिंग प्लान करके, अगर आपका इरादा ही पंपिंग डंपिंग का है। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल कैसे किया गया? इस टोकन की फेयर लॉन्चिंग की गई। यहाँ पर क्रिएटर्स को भी ये नहीं मिला, टोकन नहीं मिला। आईटी टीम होती है, डेवलपर्स होते हैं, इनिशियल मूविंग वाले लीडर्स होते हैं, कुछ ऐसे लीडर्स जिनको प्रमोट करने की जिम्मेदारियां दी जाती हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल रखा जाता है। इस प्रोजेक्ट ने ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं रखा, ना क्रिएटर्स के लिए रखा है, ना ही लीडर्स के लिए रखा है, ना ही किसी इनिशियल यूजर के लिए रखा। हाँ,
एक डिफरेंस जरूर रहेगा, और वो डिफरेंस क्या था दोस्तों, जब ये टोकन की शुरुआत हुई जनवरी 2026 में, तो उस टाइम पर ये टोकन $4 की प्राइस से शुरू हुआ, और $4 के ऊपर जितने भी लोगों ने लिक्विडिटी डाली उनको ना नोट्स दिए गए इंस्टेड ऑफ टोकन नोट्स मिले। नोट्स का मतलब उनको ये कह दिया गया कि आपको आपके जो अमाउंट आप डाल रहे हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा टोकन मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा टोकन मिल जाएंगे। अब ये कितना एक्स्ट्रा होगा, क्या होगा, वो नोट्स के टाइम का क्राइटेरिया था, लेकिन क्या था कि नोट्स के टाइम पर एंटर करने वाले लोगों को टोकन्स नहीं मिले, नोट्स मिली। इन लोगों ने क्या डाला, लिक्विडिटी। जब लिक्विडिटी डली तो जितनी लिक्विडिटी आई उस अकॉर्डिंग इस टोकन का प्राइस यहाँ पर पहुंचा, धीरे फिर और ऊपर पहुंचा और लिक्विडिटी आई, फिर थोड़ा और लिक्विडिटी आई और ऊपर बढ़ गया, बढ़ते 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 जैसे जैसे लिक्विडिटी आती चली गई टोकन का प्राइस अप्रिशिएट होकर पहुंच गया $60। और $60 वो रेट था जब मार्च 22 को 22 मार्च 2026 इस दिन इस टोकन का प्राइस $60 बना। और यहाँ पर जितने भी नोड्स वाले यूजर्स थे ना, उन सबको कुछ एक्स्ट्रा टोकन्स के साथ टोकन्स दिए गए 60 के रेट पर। सबको टोकन एक ही प्राइस के ऊपर मिला, वो है 60। तो 60 के रेट पर टोकन्स मिल गए, और उन टोकन्स की क्या करा दी गई, स्टेकिंग, क्योंकि स्टेकिंग से ही यहाँ पर अर्निंग आती है, तो स्टेकिंग करा दी गई। तो नंबर एक, यहाँ पर इन्फ्लेशन जो होता है ना, जो पंपिंग हुई, वो पंपिंग में किसी को टोकन नहीं थे, तो किसी के पास पंपिंग का जो एडवांटेज होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, बेनिफिट होते हैं, वो नहीं मिले। 60 के रेट पर ही सबको एक समान मिला। और इसने जो अपना आरबीएस मैकेनिज्म लगा रखा है, जिसके चलते ये आज भी इसी दायरे के अंदर घूम रहा है। ये 55 है, ये 60 है। आज भी आप देखेंगे ना, दिन भर आप इसकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को देखना, ये इसी दायरे के अंदर घूम रही है, इसी दायरे में। जनवरी से मार्च 22 से जब ये शुरू हुआ, मार्च 22 से शुरू होने के बाद अभी जुलाई में 22 जुलाई आने को ही है, आप ये लगाएं, ये टोकन ऊपर निकलता है, प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन ये नीचे आ जाता है, फिर कंट्रोल हो जाता है, फिर ये इस दायरे में घूम रहा है, फिर ये नीचे जाता है क्योंकि सेल्स भी आ रही हैं, लेकिन ये फिर दायरे में आ जाता है, फिर ये ऊपर निकलता है लिक्विडिटी के आने से, लेकिन ये दायरा सस्टेन किया जा रहा है, ये दायरा मेंटेन किया जा रहा है। ये दायरा है 55 और 60 के बीच का। ये जैसे जैसे ऊपर निकलता है या नीचे जाता है, तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। ये मैकेनिज्म इसको क्या करता है, इसको कंट्रोल करके वापस इस दायरे के अंदर ले आता है, वापस इस रेंज के अंदर ले आता है, और इसको कहते हैं रेंज बाउंड स्टेबिलिटी। अब ये रेंज बाउंड स्टेबिलिटी ही इसका प्राइम फैक्टर है। दोस्तों, जनरली जो हमारे सवाल हैं, लिक्विडिटी लॉक्ड है नहीं है, ट्रेजरी कैसे काम कर रही है, आरबीएस कैसे काम कर रहा है, वो तो जनरल सवालों के सारे जवाब आप जो है स्टडी कर पाते हैं। बट अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस या इसकी लॉन्जिटिविटी या इसकी लाइफ के ऊपर बात करनी है, तो आपको ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बैलेंस को समझना होगा। तो इन्फ्लेशन तो मैंने आपको बता दिया कि 60 के प्राइस पर ही सबको मिला। एक बार इन्फ्लेट किया लिक्विडिटी, ओरिजिनल यूजर्स की लिक्विडिटी से ये इन्फ्लेट हुआ प्राइस। उन ओरिजिनल यूजर्स को भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिले क्योंकि उनको टोकन्स एक्स्ट्रा मिले, लेकिन उन एक्स्ट्रा टोकन्स को उनसे भी स्टेकिंग करा दी गई। यानी उनसे ये नहीं कहा गया कि आपको एक्स्ट्रा टोकन मिल गए, चलो जी अब 60 का प्राइस आ गया, आज ही तोड़ देते हैं, आज ही बेचो और काम खत्म करो। तो आपने जो सब्र रखा उसका यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है, यहाँ पर टाइम एंड पेशेंस। जितना आप टाइम के साथ यहाँ ज्यादा स्पेंड करेंगे, जितना पेशेंटली आप टाइम अपना स्पेंड करेंगे, ये टाइम एंड पेशेंस, ये दो वर्चूज ऐसे हैं, दो ऐसी क्वालिटीज हैं जिसके अंदर धैर्य है, संयम है, लंबा विजन है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वो यहाँ पर बड़े प्रॉफिट्स कमाएगा, कमाएगा ही कमाएगा। ये रातों रात वाला प्रोजेक्ट नहीं है कि जहां पर आपको आना है, एकदम से तेजी से काम करना है, 3 महीने बाद अपनी टीम निकालना है और भाग जाना है, ये वो वाला नहीं है प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर फेयर लॉन्चिंग हुई। अब आते हैं लॉन्जिटिविटी, जिसके ऊपर सर ने मेरे से कहा कि आपको बताना है ये प्राइस क्रैश प्रिवेंशन मैकेनिज्म। प्राइस बढ़ाने का तो समझ में आ गया, लिक्विडिटी ने प्राइस बढ़ा दिया, प्राइस क्रैश क्यों नहीं होगा, प्राइस कब तक एक प्राइस बैंड के अंदर रहेगा, प्राइस कब तक सस्टेन करेगा। इसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर 3 लेयर्स हैं इस मैकेनिज्म के अंदर। पहला मैकेनिज्म है सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर मैकेनिज्म। जिन लोगों ने इंडियन मार्केट के अंदर या फॉरेक्स में या कहीं भी ट्रेडिंग करी है, उन्हें सर्किट का पता होगा। सर्किट कैसे लगते हैं, जब कभी भी मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक मार्केट हो
फॉरेक्स मार्केट हो, जो स्टॉक्स हैं, अगर उनकी एक्सेसिव बाइंग हो जाती है, ज्यादा बायर्स आ गए, ज्यादा लोग आ गए, ज्यादा प्राइस अप्रिशिएट हो गया, तो आपने सुना होगा अपर सर्किट लग गया मार्केट में, और जब प्राइस गिरने पर आते हैं तो लोअर सर्किट लग गया। तो लोअर सर्किट के टाइम पर ट्रेडिंग को स्टॉप कर दिया जाता है, उसके प्राइस को उस टाइम पर इमीडिएट गिरने से रोका जाता है। तो यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर मैकेनिज्म लगा है, ये इसके प्राइस को कैसे रोकेगा, कैसे प्रिवेंट करेगा। लेकिन क्या खाली सर्किट ब्रेकर के लगने से प्राइस टूटने से बच जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद इसका आता है सेकंड, पुल अप, या आप जिसे कहें पुश अप, राइट। किसी चीज को पुश करके ऊपर ले जाना या किसी चीज को घसीट के ऊपर लेके जाना, पुल करके। तो आप पुल अप कहो या पुश अप कहो, ये मैकेनिज्म इसका सेकंड मैकेनिज्म है। और तीसरा इसका है ये आरबीएस, जो बाय बैक करता है, ये बाय बैक मैकेनिज्म। अब ये तीनों नंबर 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये मैकेनिज्म कब कब कैसे कैसे काम कर रहे हैं, आइए इनको समझते हैं। पहले देखते हैं आरबीएस बायबैक को। आरबीएस बायबैक क्या करता है? बाय लो और सेल हाई, यानी कि जब जब मार्केट में कम प्राइस है तब तब खरीदो, है ना। यही तो ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग क्या होती है? कम प्राइस पे खरीदना, ज्यादा पे बेचना। आरबीएस क्या कर रहा है? आरबीएस को अगर आप देखें ना, इसका नाम होता है मार्केट मेकिंग। मार्केट मेकिंग ना एक टेक्निक है। मार्केट मेकिंग जो होती है, ये हर जगह काम कर रही होती है, चाहे आपका फॉरेक्स हो, चाहे आपकी क्रिप्टो हो, या आपका इंडियन स्टॉक मार्केट हो, कोई भी स्टॉक्स हो ना, कहीं भी मार्केट मेकिंग हर जगह चलती है। जनरली मार्केट मेकिंग होती है मैनुअल, लेकिन यहाँ पर मार्केट मेकिंग है आपकी नॉट मैनुअल, थ्रू एल्गोरिदम्स। ये एल्गोरिदम्स के थ्रू क्या कर रहा है? ये बाय लो एंड सेल हाई। देखिएगा, हमने ये रेंज बनाई थी ना, जो थी 55 और 60 की, राइट। इस दायरे के अंदर जब जब इसने लिक्विडिटी, अब देखिए, जब इनिशियल लिक्विडिटी आई थी तो ये बढ़कर यहाँ तक आ गया था, लेकिन अब क्या लिक्विडिटी आएगी तो ये और नहीं बढ़ेगा, और नहीं जाएगा। लिक्विडिटी तो आ रही है, ये बढ़ेगा, ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें क्या करेगा? अब इस आरबीएस के अंदर क्या चीज है? आरबीएस के अंदर है प्रो टोकन्स भी है, और आरबीएस में यूएसडीटी भी है। दो चीजें हैं। प्रो टोकन भी आपकी एसेट है और डिजिटल एसेट है, और आपकी यूएसडीटी भी आपकी एक डिजिटल करेंसी है, एक एसेट है। ये दोनों ही एसेट्स हैं आपकी। तो यहाँ पर ये दोनों एसेट्स कैसे काम कर रही हैं? ये दोनों एसेट्स आपका क्या होगा? जैसे ही लिक्विडिटी आई, लिक्विडिटी के आने से ये प्राइस ऊपर गया, ये अभी 62 पहुंचा, 63 पहुंचा, राइट। अब ये ऐसा नहीं है कि इसको कोई कंट्रोल कर लेगा या ऊपर बढ़ने से कोई रोक सकता है। अगर आप एक साथ इकट्ठे करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए फटाफट से प्रोटोकॉन्स लेकर लगा रहे हैं, तो ये 62 भी जाएगा, 63 भी जाएगा, 64 भी जाएगा, 65 तक भी जाएगा। लेकिन ये एक एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम है, ये एक्टिव है, ये ऑलरेडी अपना फंक्शन कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। ये एल्गोरिदम क्या काम कर रहा है? जैसे ही मार्केट का प्राइस ये 62-63 गया, इसने इसकी एक्टिविटीज चालू हो गई, ये अपने प्रोटोकॉन्स को सेल कर देगा। ये जो प्रो टोकन्स बिक रहे हैं ना इस टाइम पे, ये प्रो टोकन्स को सेल कर रहा है फटाफट से। यहाँ पर सेलिंग आ गई है, और ये प्रो टोकन्स को सेल करके यूएसडीटी को अपने अंदर ले रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये यहाँ से 64 के भाव पर बेचकर इसको फिर से एक्स्ट्रा टोकन बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, जब तक कि रेट नीचे वापस 60 के अंदर ना आ जाए। अब 60 के अंदर ये वापस ले आया, लेके आ गया, फिर चल रहा है। अब आ गई सेलिंग। भाई सेलिंग को कोई नहीं रोक सकता। सेल ज्यादा हो गया तो मार्केट का प्राइस गिरेगा भी। ऐसा नहीं है कि 55 तक ही नीचे आएगा, ये यहाँ पर 54 भी आ सकता है, 53 भी आ सकता है। ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा? इसको पता है कि भाई 55 और 60 के बीच की रेंज को मेंटेन करने का ऑर्डर है, तो इसके अंदर ये लोअर साइड पर जब जब जाएगा तब तब ये मार्केट से, इसके पास यूएसडीटी का भी तो स्टॉक है आरबीएस के अंदर, तो यूएसडीटी से ये फटाफट से इसको प्रो टोकन्स को खरीदना चालू कर देगा, और खरीद कर ये यहाँ पर इसको बाय करके फिर अपने अंदर, अब प्रो टोकन्स और यूएसडीटी दोनों के होने की वजह से ये हायर जाएगा प्राइस तो ये सेल करेगा, लोअर जाएगा तो ये बाय करेगा। तो ये आरबीएस का जनरल मैकेनिज्म है। अच्छा, ये मार्केट मेकिंग आपको ना कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में देखने को मिल जाएगी। हाँ, हो सकता है आपको इंडियन प्रोजेक्ट्स में ये एल्गोरिदम्स के थ्रू ना मिले देखने को, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में ये एल्गोरिदम्स के थ्रू मिल जाएगा, क्योंकि बहुत मैकेनिज्म्स या आपके जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स हैं वो बहुत ज्यादा
प्रोमिनेंट हैं, उनके टूल्स वगैरह बहुत डेवलप्ड है। चलिएगा, आरबीएस ने अपना काम करना जारी रखा है और ये 24 घंटे काम करता है, क्योंकि एल्गोरिदम थकता रुकता नहीं है। तो कभी भी किसी भी वक्त मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, एल्गोरिदम ने अपना काम करके उसको कंट्रोल किया। लेकिन प्राइस को हम बात कर रहे हैं, क्रैश होने से बचना है, प्रिवेंट करना है, रोकना है। तो प्राइस क्रैश होने से कैसे रुकेगा? ऐसा तो है ही नहीं कि सेलिंग कभी हावी होगी नहीं, सेलिंग हावी होगी। सेलिंग जब 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 स्टॉक ज्यादा होगा, जब जब स्टॉक ज्यादा होगा तो सेलिंग तो आएगी। और जब जब सेलिंग प्रेशर आएगा, जब जब सेल के अंदर खूब सारी टोकन्स की सेलिंग होगी, प्रेशर आएगा, तो प्रेशर आएगा तो यहाँ पर इसको कौन इस प्रेशर से बचा सकता है? वो बचा सकते हैं इसके अपने मैकेनिज्म्स। वो मैकेनिज्म्स कैसे काम कर रहे हैं? वो मैकेनिज्म्स कैसे काम करते हैं? ये आई सेलिंग। अब इसमें सपोज मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग आ गई, भेड़ चाल वाली, सब लोग बेचने पे उतारू हो गए कि माल आज ही बेचना है। तो ऐसे केस में क्या होगा फ्रेंड्स? ऐसे केस में एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा जिसका नाम है सर्किट ब्रेकर, लोअर सर्किट जिसे कहते हैं, राइट। अब ये सर्किट ब्रेक कैसे होगा? आप देखिएगा, जो लिक्विडिटी पूल होता है ना, उससे अगर हम अपने टोकन्स को स्वैप करते हैं तो एक स्लीपेज चार्ज देना होता है, और वो जो स्लीपेज चार्ज है, वो स्लीपेज चार्ज होता है 2.5%। आप स्लाइड्स में देखते होंगे रोजाना, ये आपको जो भी लिखे आए बता रहे हैं, वो सब बताते हैं कि 2.5% स्लीपेज चार्ज आपको देना होता है। यानी आप अपने प्रो टोकन्स को यहाँ पर स्वैप करेंगे, लिक्विडिटी पूल से आप यूएसडीटी बनाना चाहेंगे तो आपको 2.5% टैक्स देकर आप अपने यूएसडीटी कभी भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ हुआ क्या, स्लीपेज के अंदर 2.5% तो नॉर्मल टैक्सेशन है। अभी क्या हुआ, सेलिंग का प्रेशर आया, टोकन का प्राइस जो 55-60 का दायरा था, इसको तोड़ दिया इसने, और ये 5% से ज्यादा नीचे चला गया। सपोज ये टोकन का प्राइस आ गया 50 के आसपास, राइट। 5% का करेक्शन आ गया है, राइट। 5% का करेक्शन आ गया, ये टोकन का प्राइस नीचे गिर गया है। अब आरबीएस भी इसको घसीट के ऊपर नहीं ले जा पा रहा, वो पूरा प्रयास कर रहा है लेकिन सारा चला चला जा रहा है, नहीं जा रहा ऊपर। तो ऐसे केस में यहाँ पर एक स्लीपेज एक्टिवेट हो जाएगा 30% का, और यहाँ पर ये 24 आवर्स के लिए एक्टिव हो जाएगा। स्लीपेज फीस लगेगी 30%। आपको अगर अपने टोकन्स को स्वैप करना है, फ्री है, स्वैप कीजिए, ले जाइए, आप अपना यूएसडीटी बनाइए और निकल लीजिए। लेकिन यहाँ पर 30% आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा। यानी कहते हैं ना कि कभी ऐसे सिचुएशन है कि भागते भूत की लंगोटी भरी, तो पकड़ लो भाई, ले जाओ, 30% स्लीपेज दो और ले जाओ। अब ये जो 30% स्लीपेज है, ये कहाँ गया? ये आरबीएस के अंदर गया। वापस से आरबीएस को स्ट्रेंथन करने के लिए, आरबीएस के अंदर जब अमाउंट रहेगा तभी तो वो उसको स्ट्रेंथन कर पाएगा। अच्छा, अब ऐसे केस में ये जो 30% स्लिपेज है, जिस जिसको प्रेशर था उसको तो उसने तो निकाल लिया, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होंगे, देखो हर तरीके की कम्युनिटी होती है, मार्केट में हर मेंटालिटी के लोग होते हैं। कई लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रहे हैं, उनको पता है कि लॉन्ग टर्म है, तो उनको क्या करेंगे, वो 24 आवर्स के लिए होल्ड कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि यहाँ पर बताया भी जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि ये एक्टिव हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होने वाला है। आइए इसको और थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। ऐसे केस में क्या होगा, टैक्सेशन लग गया, एक्टिवेशन हो गया, स्लिपेज लग गई है, सेल्स जो है वो नीचे आ गई हैं, प्राइस नीचे आ गया, 24 आवर्स चल रहे हैं, क्लॉक चल रही है। अब यहाँ पर एक मैकेनिज्म काम करेगा जिसका नाम है पुल अप। ये क्या करने वाला है? पुल अप क्या करेगा? यहाँ पर सपोज 1000 प्रो टोकन है और 60,000 यूएसडीटी है, तभी तो इसका प्राइस 60 आएगा डिवाइड करने पर। अब क्या हुआ, सेल्स आ रही है, टोकन्स बढ़ गए 1200, 1300, 1500, है ना, और यहां से लिक्विडिटी घट रही है। ओके, ये घट रहा है और ये बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर हमें प्राइस को मेंटेन करना है वापस। तो मेंटेन करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर एक सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ टोकन को डिफ्लेट कर दो, हटा दो, सर्कुलेशन से हटा दो। टोकन्स को हटा दोगे, टोकन्स रिमूव कर दोगे, बर्न कर दोगे, तो उस केस में यहाँ पर इसके प्राइस को वापस मेंटेन किया जा सकता है, फिर वापस उसी प्राइस के ऊपर होगा। कैसे? यहाँ पर अगर 1000 है और 60,000 की लिक्विडिटी है, चलिएगा मैं इसको थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में ही बात करूं, 1000 टोकन और 60,000 लिक्विडिटी, सपोज 1200 टोकन और 60,000 लिक्विडिटी, तो प्राइस मिसमैच हो गया। मिसमैच हुआ
तो यहाँ से क्या किया, 200-300 टोकन को डिफ्लेट कर दो, 900 टोकन बना दो और 60,000 की लिक्विडिटी कर दो। बताइए, अब 900 से 60,000 को डिवाइड करो, रेट ऊपर आया, खींचा रेट। अगर अभी और बढ़ाना है रेट, थोड़े और टोकन घटा दो, फिर रेट थोड़ा और ऊपर बढ़ गया, थोड़े और टोकन घटा दो, रेट थोड़ा और ऊपर बढ़ गया। तो ये मैकेनिज्म जो है, पुल अप मैकेनिज्म, ये उस टाइम पर एक्टिवेट हो जाएगा और ये मेंटेन कर लेगा रेट्स को। तो ये तीनों चीजें अभी देखिए, अभी तक नौबत नहीं आई कि स्लिपेज के एक्टिवेशन के चांसेस आए हों। अभी तक आरबीएस इसके प्राइस को पिछले 3 से 4 महीने से मार्केट के अंदर 55 और 60 के बीच में सस्टेन कर रहा है। मैम चलिए। इंटरप्ट कर रहा हूँ यस बीच सर। में, आपको सॉरी। यहाँ पे बस एक चीज जो हम सब कभी कभी डेक्स स्कैनर के जो इशू आते हैं, वहाँ पर एक इशू दिखाई देता है आप सबको, जबकि वो एक मैकेनिज्म है, पुल अप मैकेनिज्म, जो मैम ने अभी समझाया आपको, आप सभी साथियों को। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने वैसे क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ लिखा होता है ना, ऑनर कैन चेंज बैलेंस। तो जो ऑनर कैन चेंज बैलेंस है, वो पुल अप है। आपने मैम ने आपको पुल अप मैकेनिज्म बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, यानी कि यहाँ बैलेंस कम ज़्यादा हो रहा है। कितने लोगों को ये पुल अप मैकेनिज्म बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया? आगे जब भी हम डेक्स स्कैनर के इश्यू का कोई व्यक्ति जब हमसे पूछेगा, तो हम, मैम एक बार आप स्क्रीन शेयर करके डेक्स स्कैनर ओपन करेंगी? मैं मेरे से ओपन करूं? कराएंगे सर? यस सर, यस सर, यस सर। आप ये एक काम आपकी कीजिएगा, टेक्निकल वाला, बिल्कुल क्योंकि वो। बिल्कुल, स्क्रीन स्क्रीन जो है वो आप थोड़ा सा अपनी, आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन अपनी ऑफ करिए मैम। यस सर। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते, तो हैंड रेज करके बताइए कि जो डेक्स स्कैनर से संबंध में आपको कितना परेशानी झेलनी पड़ती है मार्केट में, और कितने लोग आपसे सवाल जवाब जवाब करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे हैंड रेज करके आप बताएं। तो प्लीज यहाँ सर आप सभी लोग हैंड रेज करें, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जो शिवांगी मैम ने बताई, और उसकी क्लियरिटी मिल सके। आज दो दो बैट्समैन आपके सामने हैं और बल्लेबाजी का आप लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर अभी आपने समझा पुल अप मैकेनिज्म, आरबीएस मैकेनिज्म और सर्किट ब्रेकर मैकेनिज्म, ये तीन मैकेनिज्म पर आज चर्चा होने वाली है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंडियन मेंटालिटी हमारी है, वी आर ए इंडियन, हम प्राउड फील करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है हमें जो भी जानकारी मिलती है, यानी कि किसी व्यक्ति ने उठाया ये 6 इशू व्हाट्सएप पे हमें भेजकर हमें कंफ्यूज करते हैं वो लोग। क्योंकि होता क्या है कि उन्होंने हमारा पूरा प्रोजेक्ट तो सुना ही नहीं, उन्होंने तो एक भी चीज के बारे में जाना ही नहीं। तो जब जाना नहीं है, सुना नहीं है, तो उनको कैसे पता लगेगा? तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पर उपलब्ध होंगे अभी, लीडर्स, जिनको ये नहीं पता होगा कि 3 साल पुराना कॉन्सेप्ट जिसका नाम है LGNS, उसमें भी कितने इशू हैं? 6 आपके सामने हैं। और इन 6 इशू, क्योंकि हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ओपन नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर 6 इशू LGNS में डे फर्स्ट से हैं, पहले दिन से हैं। तो बेसिकली ये इशू नहीं है। मैं फिर से अपनी लाइन को, अपने शब्दों को दोहराना चाहूंगा कि यहाँ पर ये क्या है, मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म सिस्टम को लॉन्ग लास्टिंग बना रहे हैं। अगर कोई मैकेनिज्म सिस्टम को लॉन्ग लास्टिंग बना रहा है, तो ये हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे नेटवर्क के लिए बहुत अच्छी बात है, ना कि कोई खराब बात है। चलते हैं दोबारा से कहाँ यहाँ पर टैक्स मॉडिफिकेशन, यानी कि ये जो इशू बताते हैं लोग, तो ये टैक्स मॉडिफिकेशन क्यों है, ये शिवांगी मैम ने आपको बताया। आप समझ चुके हैं? जितने लोग समझ चुके हैं टैक्स मॉडिफिकेशन, वो हैंड रेज करें अपना। अगर 40 जने जो हैं, और वो 40 लोग, 40 जने जो हैं वो कौन है, लीडर्स हैं, और अगर आप ही लोग अगर यहाँ पर हैंड रेज नहीं करेंगे, तो फिर टेक्निकल मीटिंग रखने का क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। लगभग 10 जनों को पता है कि टैक्स मॉडिफाइबल